all of you. Media is a very important pillar in our country's history, and through media we can reach to the masses, we can make our voice heard. And today we are going to discuss about quackery, which is also called as jhola chhap practice in medical field. Why this is important? Why quackery in a field which limits to skin, hair, nail is important? See, we do not go to any other specialist when we have a cardiac problem. We do not go to any other specialist when we have a joint problem or a gynae problem. But because of influence of the social media which is there, and our country is one of the largest population of youngsters who are influenced by the social media. On social media we find wrong information, wrong type of people propagating themselves as specialists and luring patients towards some treatments, even surgeries. And also many of the so-called specialists who are not specialists, they are performing certain surgeries. Our main aim is to make aware people about the quackery which is happening, which is going to harm the body. Human has got only one life, one body and one skin. And skin is the most precious thing which we present to anybody. Anybody can look at our skin and then talk to us. They make some thoughts about us. जनता है उन तक हम ये पहुंचाने की कोशिश करें। हमारी दोनों एसोसिएशन IADVL और प्लास्टिक सर्जरी एसोसिएशन हम एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप झोला छाप डॉक्टरों के पास जाएंगे तो आप अपनी हेल्थ, अपनी स्किन, अपनी ओवरऑल हेल्थ को आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसको आप ख़तरे में डाल रहे हैं। आप खुद ना जाएं, ऐसी चीज़ें ना हों तो फिर जो जितने भी ऑफिसर्स हैं वो उसके ऊपर काम कर सकें कि जितनी थोड़े बहुत अगर केसेस होंगे उनके पास पहुंचेंगे तभी तो वो काम करेंगे। होता क्या है कि मीडिया में ये चीज़ें आते आते बहुत देर हो जाती है, जैसे कि कुछ डेथ्स हुई तब मीडिया में आया, उसके बाद एक्शन शुरू हुआ। अगर हम ऐसा करें, हम कोशिश ऐसी करें कि लोग इस तरह के झोला छाप डॉक्टरों के पास ना जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन देखा गया कि मीडिया कई जगह कोशिश करती है अस्पतालों में जाने की, जानकारी लेने की, जिसका गलत होता है, लेकिन मीडिया पर ही बैन किया जाता है, उन पारों पर लगाता है कि मीडिया यहाँ आती है कहने की गलत काम करती है। तो फिर मीडिया कैसे उसकी उजागर करेगी अंदर गलत चल रहा है? देखिए, जिन अस्पतालों में जहाँ पर भी मैं अस्पताल की ही बात नहीं करता हूँ, मैं हर ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम गलत हो रहा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा दिन तक चलती नहीं, या वो इंसान जो भी काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। ये तो सबको इतना एक्सपीरियंस है। तो इसलिए जितने लोग अच्छा काम कर रहे हैं आप उसको भी उजागर करें लोगों में, और लोगों तक ये बातें पहुंचाएं कि भाई आपने जिस चीज़ का भी इलाज कराना है आप उस इलाज के लिए सही डॉक्टर के पास जाएं। आप सब लोग इतने पढ़े लिखे, और आजकल जो मोबाइल है, मोबाइल के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, हमारे पास तरीके हैं कि हम वहाँ तक पहुँच सकें कि सही डॉक्टर कौन है, हमारा इलाज सही कौन कर सकेगा। क्या जी, प्रोफेशनल की फीस महंगी होती है, तो इसके लिए क्या आपकी संस्था कोई कार्य करेगी? देखिए, आपको एक मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। पुरानी कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अगर आप किसी गलत इंसान के पास जा कर के अपना इलाज कराएंगे तो बार बार गलत होता रहेगा और अंत में आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। यही चीज़ आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। आपकी अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है तो आप साइकिल रिपेयर करने वाले से गाड़ी ठीक कराएंगे तो कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन अगर आप उसको शोरूम में जाके ठीक कराएंगे वहाँ पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे लेकिन वो ज़्यादा दिन तक आपका साथ देंगे। वही चीज़ सभी स्पेशलिटीज़ में होती है, हर चीज़ में होता है। अगर हमारी बीमारी है, हम उस बीमारी के लिए सही डॉक्टर के पास ना जाके हम किसी भी, चाहे वो केमिस्ट से दवा ले लें, चाहे हम किसी झोला छाप से दवा ले लें, तो उसमें उस केमिस्ट से उस झोला छाप का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमारा शरीर खराब होता है। और जब ये ज़्यादा खराब हो जाता है तब जा कर के इंसान दम तोड़ देता है, और तब जा कर के होता है कि इसने तो बहुत सालों तक इलाज किया है, जो कि इसने बिल्कुल इलाज नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि मैं
क्यों इतने ज़्यादा पैसे खर्च करें? लोग शराब के ऊपर बहुत पैसे खर्च करते हैं, लोग सिगरेट के ऊपर बहुत पैसे खर्च करते हैं, अलग अलग चीज़ों पे बहुत खर्च करते हैं, लेकिन सही दवाई और सही डॉक्टर की जहाँ बात आती है तो लोग बगले झाँकते हैं और सोचते हैं कि हम थोड़े पैसे बचा लें। आपके पास एक ही लाइफ है, एक ही शरीर है, इसकी इज्जत करें, इस पे ज़्यादा ध्यान दें। The patient's well-being, and it is also very important to educate the general public about who cannot do a particular group of surgeries. And then the other important thing is, Dr. Vinay talked about the training. It's a very rigorous training. 5.5 years of MBBS, 3 years of MS or MD, and then another 3 years of plastic surgery training. So to become a plastic surgeon, you spend about 12-13 years. And the same cannot be replicated by 2 months of short training in any specialty. When you talk about hair transplant, it's not just the hair. You're looking at the skin, you're looking at the skin conditions. Many diseases can cause different skin conditions. And if you do hair transplant in such patients, they are bound to fail and the patient can end up with a lot of complications. So you need to have a holistic knowledge of the whole body rather than just a specific area. So that is why it's important that, people who are doing hair transplant have a thorough knowledge, and you cannot have that if you have not done an MBBS degree. Because then you study the whole body, not just the hair or the scalp. And the other important thing is, besides the training, we need to have regulatory safeguards, because not everybody can do anything. For example, if I have diabetes, I will not go to a physician now, I go to an endocrinologist. And if I have a neurosurgical problem, I go to a neurosurgeon, not a general surgeon. So likewise, for each specific field, you have to go to a specific specialist. And for that, there is a rigorous training which is required. The amount of time you spend, the amount of time you spend to train and learn the art. That's very important. If the same could be learned in 1 month, why would we go through the rigorous process of training ourselves for 13-14 years? So the public needs to be made aware of that. And the safety of the patient is overall and paramount. See, because at the end of the day, we all get a bad name if anything happens to a patient, no matter who does it. Even if a quack does something wrong, the procedure gets a bad name. We have had instances of technicians taking a patient to a hotel and doing a hair transplant. आजकल जैसा कि हम मार्केट में नकली लोग भी होते हैं, तो कितना डिफरेंस है उनको किस तरह से इसका काम करते हो और आप उसको जी देखिए, जो भी इंसान क्वालिफाइड है सर्जरीज करने के लिए, या तो उसके पास MBBS एंड MD की डिग्री हो डर्मेटोलॉजी में, या फिर MBBS MS जनरल सर्जरी एंड MCH प्लास्टिक सर्जरी की डिग्री हो प्लास्टिक सर्जरी। जो जितना क्वालिफाइड होता है उनके नंबर्स उतने कम होते हैं। जैसे प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग लगभग 13 साल की होती है। इंडिया में टोटल प्लास्टिक सर्जन जो रजिस्टर्ड है नेशनल बॉडी के साथ, उसे 3000 है। पूरे इंडिया में 18,000 डर्मेटोलॉजिस्ट हैं बस, जिन्हें MD और MBBS दोनों की ट्रेनिंग ली है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो लगभग 1.5 लाख कॉस्मेटिशियंस हैं जो क्लेम करते हैं कि वो स्किन के डॉक्टर हैं या वो कॉस्मेटिक सर्जन हैं, बट ये सारा फेक है। अगर आप नेशनल बॉडी की वेबसाइट्स पे जाएंगे, जैसे कि APSI एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया, IADVL जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट की नेशनल एसोसिएशन है, IAAPS जो कि एस्थेटिक सर्जन की नेशनल एसोसिएशन है, तो आपको पता चलेगा कि जो सर्जन उस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है वो एक क्रेडिबल सर्जन है। उनके पास डिग्री है ये सर्जरी परफॉर्म करने के लिए, वो उसमें ट्रेन है, और इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका सर्जन ट्रेन है या नहीं। थैंक यू। There has been an attempt to basically inform people who can do it. So this is very recent. Firstly, what is the RMP? We are talking about a registered medical practitioner. This was defined in 2019. It has to be somebody who's done MBBS and who's registered. So somebody who's not registered with the state medical council is not allowed actually to work, practice in that state or whatever. The second is who can do these procedures. So that, as we say here, in 2022 September, National Medical Council came out with this gazetted, it came out in the gazette. This was in response to the High Court, Delhi High Court, asking them that who can do it. So they were very clear, only a registered medical practitioner who has training in dermatology or in plastic surgery and has appropriately been trained and has the skills should be allowed to do it. Now, why this was important? Why did NMC or the government feel this was important? Because they saw the malpractice that was actually happening. In the absence of this guideline, literally everyone was
free to do whatever they wanted. So I'd like to say a very simple thing. From IATPL, our national body, we have 18,000 dermatologists. 18,000? Dermatologists. And in addition, there are more trainees. We are a body right now of almost 20,000, which is the second largest body in the world. But if you go to Instagram, there are 1.5 lakhs dermatologists. So who are these? These are self-proclaimed. They have declared themselves, they do not possess any qualifications, and that is why we are against the word cosmetologist. What is a cosmetologist? It is somebody who is trained to do beauty procedures. And beauty procedures means that they can be a 10th pass. If you see the advertisement of the Government of India, it just requires them to be matriculate. So how can you equate somebody who has done matriculation and somebody who's done MBBS, MD or plastic surgery, like they're saying MCH? They cannot be equated. The problem comes, why we need your help, is that when something goes wrong, the lay public is not able to distinguish between a cosmetologist with no MBBS versus a trained doctor. I think one of those 20,000, because our trainees will also get their MD degree, so we grow beyond 20,000. They are the only ones who should be authorized to do this. Underlying patient needs to be examined properly for any underlying skin disorder, systemic disorder. That comes only to proper training. Like sir mentioned, we do our MBBS of 5.5 years. Following that, we are doing 3 years of dermatology training. Only then we can understand who are the patients whom we can do hair transplant. So that is the basic concept which we need to understand. So if any salon procedure, it cannot be a normal salon procedure. It is a complicated procedure which we need to understand. And if we are going beyond our domain, for example, if dentists are doing this hair transplant procedure, they are trained basically and they are confined to the oral cavity and the maxilla. So they cannot go beyond that. So you cannot go beyond that to the entire body. You cannot go to the scalp and do hair transplant. That is what we are looking at now, and that is what is creating the problems. So what we are looking at you from the press is, you need to help us create awareness among the patients so that they understand that they have to go to a qualified dermatologist who has an MD degree or a university diploma degree which is recognized by NMC, or to a qualified plastic surgeon who has an MCH degree which is again recognized by NMC. So this is what the patients need to understand. A simple aesthetic dermatology course certificate is not sufficient to do all these procedures. So we need you people to take this message to the masses. क्या मोची के पास जाते हैं बाल कटवाने? मोची के पास भी चाकू है, मोची के पास भी कैंची है, ऐसा नहीं होता। ऐसी जो सर्जरीज हैं, ये बहुत ही स्पेसिफिक सर्जरीज हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स हैं। आप उनसे कराएं जो इस चीज पे ट्रेन्ड है, जो 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, सालों साल उस पर ट्रेन है, ना कि ऐसी जगह पे जहां पे उन चीजों की उसकी ट्रेनिंग नहीं है। उनसे वो कराएं जिसके लिए वो ट्रेन है। आपने किसी स्किन स्पेशलिस्ट को या प्लास्टिक सर्जन को देखा है सुनते हुए कि मैं डेंटल स्केलिंग कर दूंगा या दांत निकाल दूंगा आपका? कभी नहीं सुना, क्योंकि हम अपनी दायरे में, हमारे एजुकेशन के दायरे में रहते हैं कि हमें क्या आता है और हमें क्या नहीं आता। जैसे आप सब जर्नलिस्ट हैं तो आप जर्नलिज्म के दायरे में रहते हैं, कल को आप बोले मैं वकालत करूंगा, ऐसे नहीं होता ना। तो आप अपने दायरे में रहें, और हमारा आपसे मकसद ये है कि जनरल पब्लिक को ये अवेयर कराया जाए कि इस चीज का दायरा किसके अंदर है। क्योंकि आप अगर मोची से बाल कटवा लेंगे तो बाल ही खराब कटेंगे ना, यहाँ पे किसी इंसान की जान चली जाएगी। तो किसी इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। जो भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर कराने आता है वो एक नॉर्मल इंसान होता है, व्यक्ति होता है, औरत होती है, आदमी होता है, लेकिन वो नॉर्मल होता है। और अगर किसी प्रोसीजर से उसकी जान चली जाए वो तो बिल्कुल नॉर्मल हंसता खेलता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन डॉक्टर की देखी नहीं गई, सिर्फ बोर्ड पे देख लिया गया कि हेयर ट्रांसप्लांट, या देख लिया गया कॉस्ट सस्ता देख लिया गया, वगैरह वगैरह। क्वालिफिकेशन देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये सर्जरी कराना, क्योंकि सही इंसान से आप सर्जरी कराएंगे तो वो सेफ रहेगी।